हेलो बच्चों, मैं डीजी गुप्ता रैंकर्स एडुकेयर की तरफ से आपके जो चैप्टर्स चल रहे हैं सॉल्यूशन यानी विलयन, उस पे आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मोल प्रभास के बारे में डिस्कस कर चुके थे और अब मोल प्रभास के बारे में बताते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो बच्चों, मोल प्रभास होता क्या है? तो मोल प्रभाज का मतलब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को कि मोल प्रभाज वो प्रभाज होता है जिसमें अगर सपोज करिए कि आपका कोई विलयन है, उसमें कई सारे छोटे छोटे कंपोनेंट रखे गए हैं, छोटे छोटे अवयव हैं। तो हमने बोला कि मान लीजिए ये आपका बीकर है, इसमें Na, Nb, Nc, Nd 4 तरीके के कंपोनेंट हैं, अवयव हैं बच्चों। अब इन 4 तरीके के अवयव में आप इसका भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो, इसका भी मोल प्रभाज निकाल सकते हो, इसका भी। आपको याद रखना है कि जिसका मोल प्रभाज निकालना होता है उसको बच्चों रखते हैं ऊपर और नीचे डिवाइड में नीचे भाग देंगे जितने भी आपके मोल्स उस विलयन में मौजूद रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम अगर ए का मोल निकालना है, ए का मोल प्रभाज निकालना है, तो आप लिखोगे Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, इस तरीके से। इसी तरीके से Nb का और Nc का और Nd का आप निकाल सकते हो। यह जो मोल प्रभाज है बच्चों, यह किसी के लिए भी टर्म यूज कर सकते हैं, किसी के लिए भी और कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अनुपात को उस अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। कौन सा अनुपात को? एक अवयव के मोल। वो कौन सा अवयव है? A, B, C किसी का भी। डिवाइड करेंगे विलयन में उपस्थित सभी अवयव को हम डिवाइड कर देंगे बच्चों, मोल प्रभाज आ जाएगा। मोल प्रभाज को x से लिखते हैं बच्चों, तो x A का हो जाएगा Na डिवाइड बाई Na प्लस Nb। यह कब? जब हमारा बच्चों यह द्वितीय प्रकार का सोल्यूशन रहेगा, मतलब इसमें 2 अवयव रहेंगे Na एंड Nb। तो Na XA के लिए हो जाएगा Na बाई Na प्लस Nb और XB के लिए हो जाएगा बच्चों Nb डिवाइड बाई Na प्लस Nb। यहाँ पे Na विलेय और विलेय A के मोलों की संख्या, व Nb विलायक B के मोलों की संख्या है, ताकि बच्चों हमारा विलयन मिल जाए। तो विलयन में 2 अवयव आपने पढ़ा था, एक विलेय जो कम होता है, एक विलायक बच्चों जो ज्यादा होता है विलयन में, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे बच्चों मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। तो मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, तो बच्चों हमने पढ़ा था मोलरता कि मोलरता क्या होता है। तो हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, जो हमारा सॉल्यूट यानी विलेय है उसका जो मोल होता है, डिवाइड बाई टोटल आयतन किसका? विलयन का। किसमें बच्चों? लीटर में। हमारा वो क्या था? मोलरता, जिसको हम लोग कैपिटल M से लिखते थे। दूसरा बच्चों नॉर्मलता था। तो नॉर्मलता में हम लोग क्या देखते थे? कैपिटल N से लिखते थे। नंबर ऑफ मोल, कौन सा मोल रहेगा? ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। डिवाइड बाई बच्चों क्या करेंगे? वॉल्यूम यानी विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो जहां पे हम बच्चों लिख रहे थे कि मोल की संख्या, वहां पे बोलेंगे ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा। अब एक टर्म आता है बच्चों कि कैसे हम लोग तुल्यांकी निकालेंगे, जिसको हम लोग n फैक्टर बोलते हैं तुल्यांकी। तो हमने बताया था अगर अम्ल रहेगा तो उसके लिए H प्लस जितना ज्यादा रहेगा वही उसका, जितना संख्या रहेगा वही उसका क्या कहलाएगा? अम्ल का तुल्यांकी संख्या। उसी तरीके से अगर हमारा बच्चों क्षार है तो उसमें OH का संख्या जितना रहेगा वही उसका संख्या क्या कहलाएगा? तुल्यांकी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों है मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। यहाँ पे हम क्या करेंगे? मोलरता को बच्चों लिखेंगे M इंटू विलय का अणुभार। विलय आपका क्या है? जो अवयव कम होता है विलयन में, उसका हम लोग यहाँ पे अणुभार लिख देंगे, ठीक है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? मोलरता इंटू विलय का अणुभार। तो ये बच्चों हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा नॉर्मलता, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगर हम क्या करेंगे नॉर्मलता हम लोग कैसे दिखा सकते हैं? N से। तो यहाँ पे क्या करोगे? विलय का तुल्यांकी भार, यहाँ पे हम देखेंगे
कि या तो हम निकाल सकते हैं S इज इक्वल टू मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, या यहाँ पे निकाल सकते हैं मोलरता S सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। बच्चों ये क्या है, विलेय का तुल्यांकी भार या इक्विवेलेंट वेट। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बच्चों, अणुभार डिवाइड बाई अणुभार डिवाइड बाई वही एन फैक्टर। एन फैक्टर अभी हमने आपको बताया कि कैसे हम लोग एन फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, ये बच्चों दोनों इक्वल है, तो ये मतलब ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। यह सांद्रता है किसके लिए बच्चों, मोलरता और विलेय के अणुभार में, ये रिलेशन है। यहाँ भी जो बच्चों सांद्रता बता रहा है वो बता रहा है किसके लिए, नॉर्मलता और विलेय का तुल्यांकी भार। ये दोनों जब बराबर हैं तो ये भी क्या होगा बच्चों, दोनों बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम नॉर्मलता लिख सकते हैं बच्चों मोलरता गुणे विलेय का अणुभार डिवाइड बाई विलेय का तुल्यांकी भार, या यहाँ से मोलरता गुणे विलेय का अणुभार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार डिवाइड बाई संयोजकता। संयोजकता हम निकाले बच्चों, एन फैक्टर में बार बार बोल रहा हूँ संयोजकता क्या होता है। जैसे अगर हम आपसे बोले बच्चों कि HCl है, जब यह टूटेगा तो H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे H प्लस कितना है बच्चों 1, तो यहाँ पे हो जाएगा संयोजकता 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरा निकालेंगे बच्चों H2SO4, तो H2SO4 का जब निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, यहाँ पे H प्लस की संख्या कितनी है बच्चों 2, तो यहाँ पे इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी बच्चों 2। हालांकि ये भी अम्ल है, ये भी अम्ल है, ये सब स्ट्रॉन्ग अम्ल यानी क्या है, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। इसी तरीके से बच्चों जब हम बात करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब टूटेगा तो Na प्लस प्लस OH माइनस, बच्चों ये बेस है या क्षार है, यहाँ पे OH माइनस की संख्या कितनी है बच्चों 1, तो इसका संयोजकता कितना हो जाएगा 1। इसी तरीके से बच्चों अगर हम बोले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्राइस, इसको जब हम बच्चों जब इसका ब्रेकडाउन होगा तो किसमें Al3 प्लस प्लस 3OH माइनस, बच्चों यहाँ पे OH की संख्या 3 है, इसलिए यहाँ पे जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी बच्चों 3। इसी तरीके से बच्चों लवण की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब लवण की हम लोग बात करेंगे, लवण की बात करेंगे जैसे हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसे बनेगा बच्चों, जब यहाँ पे एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार ये दोनों को मिलाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर निकलेगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं अम्ल क्षार की अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं HCl प्लस NaOH, ये क्या बनेगा बच्चों, ये Cl और ये NaCl और यहाँ से बन जाएगा बच्चों वाटर, तो लिख सकते हो NaCl प्लस H2O, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कैसे हम निकालेंगे संयोजकता, यहाँ पर तो जो हमारा साल्ट बना हुआ है, जो हमारा लवण बना हुआ है बच्चों, इसमें Na प्लस यानी इसको हम लोग बोलेंगे धनायन पार्ट, और दूसरा वाला जो बच्चों बना हुआ है वो हमारा ऋणायन पार्ट है। तो यहाँ पे चाहे आप धनायन लो बच्चों चाहे ऋणायन लो, चाहे धनायन लो चाहे ऋणायन लो, धनायन लोगे तो धनायन की संख्या उसकी संयोजकता कहलाएगी किसकी, लवण की, साल्ट की। साल्ट की संयोजकता क्या होगी, जो धनायन पे आवेश मौजूद होगा, और ऋणायन क्या होगा बच्चों, जो हमारा नेगेटिव वाला पार्ट है, माइनस वाला। तो यहाँ पे माइनस की संख्या कितनी है बच्चों, ऋणायन यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे संयोजकता 1 हो जाएगी। तो किसी एक को लेना है, दोनों का नहीं लेना है, और दोनों को जोड़ना भी नहीं है। चाहे आप धनायन की बात करो चाहे आप ऋणायन की बात करो, दोनों में से कोई एक ले लो, वही उसका क्या कहलाएगा बच्चों, संयोजकता। संयोजकता, तो संयोजकता बच्चों लवण का क्या होता है, या तो धनायन ले लो, धनायन की संख्या, या तो ऋणायन की संख्या, ठीक है। तो अम्ल का संयोजकता कैसे निकालोगे, जितना H प्लस संख्या रहेगा वो होगा, और क्षार का कैसे निकालोगे बच्चों, जो OH माइनस की संख्या रहेगी वो होगी, और लवण के लिए कैसे निकालोगे, या तो उसमें धनायन की संख्या या ऋणायन की संख्या, दोनों में से कोई एक ले सकते हो, वही उसकी संयोजकता कहलाएगी। नोट कर लीजिए इसको। तो यहां से क्या पता चलता है बच्चों कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणे संयोजकता। यहां पे लिख सकते हैं N इज इक्वल टू M इंटू स्मॉल n। अगर बच्चों देखा जाए कि n की वैल्यू
एन का मान या तो बराबर होगा यम के। कब होगा ये बराबर बच्चों? जब यहाँ पे यन यानी संयोजकता 1 होगी, क्षार रहेगा वहां पे धनायन या ऋणायन 1 होगा। अगर हमारा बच्चों अम्ल है तो वहां पे यन का जो मान होगा वह 1 होगा, क्योंकि वहां पे अम्ल के लिए H+ का संख्या 1 होगा। क्षार है बच्चों तो वहां पे OH की संख्या 1 होगी। ये तीनों केस में 1 आना चाहिए, तो 1 का मल्टीप्लाई यम में करेंगे तो यम आएगा बच्चों। तो यन इज इक्वल टू या तो इक्वल होगा यम के या हमेशा ज्यादा होगा। ज्यादा कब होगा बच्चों? जब यन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। ठीक है, तो आसानी से आप निकाल सकते हो कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मूलरता गुणे संयोजकता। आप इसको कभी कभी क्वेश्चन 1 नंबर में पूछ देता है ये कि बताइए अगर संयोजकता आपको दिया हुआ, संयोजकता दिया नहीं रहेगा बच्चों, आपको पता करना पड़ेगा कि हमारे पास क्या है, H2SO4 दिया हुआ है, कि H3PO4 दिया हुआ है, कि हमारा HCl दिया हुआ है, ठीक है, कि HNO3 दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास जो केमिकल दिया हुआ है उसको आप यहां से देख सकते हो कि H+ या OH कितना है यहाँ पे, वही उसका संयोजकता होगा। दिया नहीं रहेगा, आपको निकालना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। मोलरता और नॉर्मलता में से कोई एक देकर पूछ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए बच्चों कि नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणे एन। एन क्या है बच्चों? संयोजकता। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों मूललता तथा मूलरता में संबंध। मूललता मैंने बताया था बच्चों कि मूललता को बेटर माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें आयतन नहीं आता है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, यानी इंडिपेंडेंट होता है या तो निर्भर नहीं होता है बच्चों, स्वतंत्र रहता है। आपको मैंने सिखा दिया है। तो बच्चों बताओ मूललता और मूललता में ये कैपिटल M से लिखते हैं बच्चों और मूललता को स्मॉल m से लिखते हैं। तो हम बोलेंगे बच्चों मूलरता और मूललता को अगर एक दूसरे को भाग देंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का मूल डिवाइड बाई विलयन का आयतन लीटर में। ये किसका है बच्चों? मूलरता का। मूललता का क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगा, लेकिन जहां पे विलयन का आयतन हम लोग देखते थे वहां पे विलायक का द्रव्यमान देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, विलायक का भार, मतलब इसको जब डिवाइड करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो बच्चों विलायक का भार हो जाएगा किसमें? किलोग्राम में। ग्राम में दिया रहेगा तो 1000 से भाग दे देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, विलेय के मूल नीचे आ गया, विलायक का भार केजी में ऊपर चला गया। तो ये हो गया बच्चों। तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि विलायक का भार, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। विलेय के मूल विलायक का भार डिवाइड बाई विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। तो विलायक का भार ग्राम में डिवाइड बाई विलयन का आयतन मिलीलीटर में। क्यों? क्योंकि जब 1000 से भाग देंगे बच्चों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे रिलेशन देख सकते हैं बच्चों, विलायक का भार ग्राम में W डिवाइड बाई विलयन का आयतन मिलीलीटर में, जिसको हम लोग वॉल्यूम V कहते हैं। ठीक है, तो माना कि विलयन का घनत्व D ग्राम पर मिलीलीटर है। ठीक है, विलयन का भार कितना होगा बच्चों? आप जानते हो डेंसिटी बराबर क्या होता है, यानी घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे क्या होता है, आयतन। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है, घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहां से बच्चों क्या हो जाएगा, आयतन को मल्टीप्लाई करोगे डेंसिटी से, यानी आयतन को लिखते हो V से, तो यहाँ द्रव्यमान क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन का भार इज इक्वल टू घनत्व इनटू आयतन। कभी कभी आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्या आएगा क्वेश्चन, कि अगर आपका जो आयतन दिया हुआ है हम विलायक का लेंगे कि विलयन का लेंगे कि विलेय का लेंगे, तो याद रखिएगा जो भी आपका घनत्व दिया जाएगा बच्चों हमेशा वह विलयन का होता है, विलेय और विलायक का नहीं होता है। भले ही विलेय आपका लिक्विड फॉर्म में हो यानी द्रव फॉर्म में हो, या विलायक आपका द्रव फॉर्म में हो। ठीक है, तो आपको बच्चों याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो भी घनत्व दिया रहता है यह विलयन का दिया रहता है। विलेय का भार क्या होगा बच्चों, मोलों की संख्या गुणे विलेय का अणु भार।
ये तो पहले से ही पढ़ते हो, नहीं पढ़ते हो क्या चीज कि अगर हमको निकालना है बच्चों मोल, हमको मोल चाहिए किसका बच्चों, विलेय का। विलेय का मोल क्या होगा, विलेय का भार डिवाइड बाई विलेय का अणुभार। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल गुणे विलेय का अणुभार, विलेय का भार आ जाएगा। तो विलेय का भार बराबर मोलों की संख्या गुणे विलेय का अणुभार, यानी मोल को n से लिखेंगे बच्चों और विलेय का अणुभार को ma से। इसी तरीके से विलायक का भार क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन का भार माइनस, आपको पता है बच्चों कि विलयन क्या होता है, विलयन में दो अवयव होते हैं, कौन कौन, एक होता है विलेय और दूसरा होता है बच्चों विलायक। यहां से बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि विलायक का भार क्या होगा, विलायक का भार क्या होगा, अगर आपको विलेय का भार पता है तो विलयन के भार में से विलेय को घटा देंगे तो हमारा जो भार आएगा बच्चों वह विलायक का भार आएगा। जैसे अगर सपोज करिए कि आपके पास बोला जाए कि हमारे पास 10% W/W दिया है, इसका मतलब क्या होगा, 100 में 10 ग्राम आपका विलेय है, बाकी 90 ग्राम आपका क्या होगा, विलायक होगा। जब दिया हो बच्चों प्रतिशत W/W कितना 10, 10% W/W का मतलब 10 ग्राम चीनी, 10 ग्राम सुक्रोज, जो भी लिया हो, सुक्रोज यानी चीनी हो, शर्करा हो या ग्लूकोज हो, तो 10 ग्राम ग्लूकोज 90 ग्राम विलायक यानी वाटर है तो वाटर में घुलेगा या घुला होगा। तो आपने क्या किया, 100 ग्राम विलयन था आपका, 10 ग्राम निकाल दिया तो जो बचा हमारा 90 ग्राम हमारा पानी बचा। तो विलायक क्या हो जाएगा बच्चों, विलयन का भार जो भी रहेगा उसमें विलेय का भार घटा दोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, विलायक का भार। बच्चों विलयन का भार कितना है, विलयन का भार, विलयन का भार है V × D माइनस बच्चों विलेय का भार क्या है, मोलों की संख्या इंटू विलेय का अणुभार यानी N × M। इन दोनों को जब घटा देंगे जो हमारा आएगा बच्चों वो हमारा विलायक का भार आ जाएगा। और क्यों विलायक का भार हम निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा जो मोललता होता है, स्मॉल m होता है, मोललता स्मॉल m होता है, उसमें विलायक की जरूरत पड़ती है न कि विलयन की जरूरत पड़ती है। इससे विलायक भी हम निकाल कर बैठे हुए हैं। देखेंगे यहां से मोलरता डिवाइड बाई मोललता इज इक्वल टू मोलरता V × D माइनस N × Ma डिवाइड बाई V। रेशियो था यही, मोललता स्मॉल m इज इक्वल टू मोलरता गुणे V डिवाइड बाई ये क्या है V × D माइनस N × Ma। मोललता है बच्चों, तो मोललता क्या होता है, मोलरता गुणे वॉल्यूम, ये हो जाएगा क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स। यहां पे क्या है बच्चों, विलायक का भार, विलायक का भार क्या होगा, विलयन का भार माइनस विलेय का भार। स्मॉल m इज इक्वल टू मोलरता बच्चों और डेंसिटी माइनस N/V × Ma। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल m यानी मोललता इज इक्वल टू मोलरता डिवाइड बाई D माइनस मोलरता गुणे Ma। ये जो N/V × Ma लिखा हुआ है उसके लिए लिखे हैं D माइनस N/V × Ma। तो N/V नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम, बच्चों इसी को हम लोग बोलते हैं कैपिटल M, नंबर ऑफ मोल एब्सोल्यूट डिवाइड बाई आयतन इन लीटर। किसका आयतन है, विलयन का आयतन लीटर में, तो बच्चों इसके जगह पे कैपिटल M लिख सकते हैं × Ma। एक छोटा सा पॉइंट है, विशेष बिंदु करके है, यदि विलयन का घनत्व लगभग 1 है तो क्या होगा, विलयन का घनत्व अगर 1 है तो बच्चों यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मोलरता इज इक्वल टू हो जाएगी ग्रेटर देन मोलरता, यानी स्मॉल m इज इक्वल ग्रेटर देन कैपिटल M। ठीक है। अच्छा, एक चीज है यहाँ पे, यह विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने की एक इकाई है। यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलर सांद्रता के तुल्य है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अर्थात 1D प्रदर्शित करता है कि विलय का मोल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर विलयन के 1 लीटर में उपस्थित है। ठीक है, ये तो रही बात रिलेशन की। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लिया जाए, अभी पढ़े हैं ताजा ताजा, तो देख लिया जाए क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने, सॉल्व करो आप लोग। इसको सॉल्व करना है बच्चों, देखिए ध्यान से। 1.5 H3PO4 की नॉर्मलता ज्ञात करो। ये आपका दिया हुआ है बच्चों मोलरता। मोलरता दिया हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है बच्चों, कैपिटल M दिया हुआ है, और नॉर्मलता आपसे पूछा हुआ है। कितना दिया हुआ बच्चों? 1.5। तो 1.5 दिया हुआ है, क्या चीज? H3PO4। ठीक है, H3PO4 कितना दिया हुआ है? 1.5, और यहाँ पे नॉर्मलता पूछा हुआ है। तो बच्चों क्या करेंगे? नॉर्मलता के लिए आपने क्या पढ़ा है फार्मूला, कि नॉर्मलता इज इक्वल टू, नॉर्मलता इज इक्वल टू मोलरता गुणे संयोजकता। ठीक है, तो मोलरता गुणे संयोजकता, तो मोलरता गुणे संयोजकता करेंगे बच्चों तो कितना आएगा आपका? n इज इक्वल टू कितना लिखेंगे? n इज इक्वल टू मोलरता गुणे संयोजकता। मोलरता कितना दिया बच्चों? 1.5 इंटू संयोजकता कितनी है H3PO4 में? 3 है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? n इज इक्वल टू कितना हुआ? 4.5 या 4.5 n नॉर्मलता। ठीक है, नोट करिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन देखेंगे, 10 MSCl के कितने आयतन, मतलब आयतन पूछा हुआ है, को पानी द्वारा तनु करके, पानी द्वारा तनु कर रहे हैं। बच्चों एक चीज आप याद रखना कि कभी भी दो विलयन को मिक्स करना हो तो वहां पे हमेशा सोचना पड़ेगा M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, ये लगाना बच्चों, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2। तो कह रहा है 10 MSCl है पहला वाला हमारा, ये केमिकल HCl कितना है? मोलरिटी 10 M दिया हुआ है। कितने आयतन को पानी द्वारा तनु करके 5 M, मतलब मोलरिटी दिया हुआ है यहाँ पे, कंसंट्रेशन 5 M HCl के 2 लीटर प्राप्त कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करिए और आंसर बताइए। कैसे करेंगे? 10 MSCl है, यहां आप लिखेंगे बच्चों 10 इंटू कितने आयतन, कितना आयतन लिया जाए बच्चों? तो कितना आयतन है आपको पता नहीं है कि क्या हो जाए तनु करने के बाद? 5 M यानी आपका मोलरता बच्चों 5 हो गया। कितना आयतन हो जाता है? 2। कैसे निकालोगे? V1 इज इक्वल टू 10 डिवाइड बाई 10, यानी V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों?
1 लीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, वन 50 मिलीलीटर N/7 H2SO4 विलयन में H2SO4 की मात्रा ज्ञात करो। 150 मिली है बच्चों, वॉल्यूम दिया हुआ है 150 मिलीलीटर, नॉर्मलिटी दी हुई है 1/7, एसिड है हमारा H2SO4 और विलयन में H2SO4 की मात्रा आपको बतानी है। सॉल्व करिए इसको। क्या जानते हो बच्चों आप लोग? क्या जानते हो आप लोग? आपको यहां पे दिख रहा होगा कि 150 ml है, 150 ml है, N/7 है। आपको पता है कि N नॉर्मलिटी क्या होता है, ग्राम में भार बाई नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या होता है, ग्राम में भार डिवाइड बाई तुल्यांकी भार गुणे क्या लिखेंगे, आयतन। इसमें बच्चों लीटर में कैसे निकालोगे? यहां पे यहां से आपको ग्राम में भार पूछा है तो लिखेंगे ग्राम में भार इज इक्वल टू N गुणे तुल्यांकी भार गुणे क्या है बच्चों, ये पूरा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, आयतन। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 1/7 इंटू तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे, H2SO4 का। तो बच्चों H2SO4 का अणु भार कितना होता है, H2SO4 का 98 होता है। तो यहाँ पे H+ की संख्या 2 है, तो यहाँ पे बच्चों क्या करेंगे 98 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो इसका तुल्यांकी भार हो जाएगा 49 आएगा। तो इंटू क्या करेंगे 49 इंटू आयतन कितना दिया हुआ है 150 ml दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 150 डिवाइड बाई मिलीलीटर में दिया हुआ है तो 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बच्चों, तो हमारा आ जाएगा किसमें, लीटर में आ जाएगा। तो यहाँ 7 का क्या करेंगे 7 7 जा 49 इंटू 1010 कैंसिल, 5 से 5 3 जा 15 और यहाँ कितना बचेगा 20, यानी कितना बचेगा बच्चों 3 डिवाइड बाई 20, यहाँ से कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 20। ये जो आया हुआ है बच्चों 21 डिवाइड बाई 20, 21 डिवाइड बाई 20 लगभग कितना आएगा 1.05 ग्राम। ये हमारा क्या आया हुआ है ग्राम में भार 1.05। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरीके से अगर बच्चों प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं तो आप इनको आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी बच्चों ये प्रॉब्लम्स जितना कॉन्सेप्ट हमने देखा है बच्चों, नॉर्मलिटी तक हमने देखा है, नॉर्मलता तक हमने देखा है बच्चों, इससे
रिलेटेड आपके पास जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस लेक्चर में बच्चों हम देखेंगे कि जो आने वाले राउल्ट्स लॉ हैं, ठीक है, वहाँ पे राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया था, आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, आदर्श क्या होता है, आदर्श विलेन क्या होता है, ये सारी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम बच्चों जो हमारा लेक्चर्स होगा विलेन का, उसमें आप लोग कॉपी पेन के साथ जो प्रॉब्लम्स आपके साथ रहेंगे, जो क्वेश्चंस रहेंगे, उनको भी लेकर बैठिएगा, फिर इस जो कॉन्सेप्ट हम बताते जाएंगे उसको सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बच्चों नए लेक्चर्स में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।